महाराष्ट्र सरकार की 2018-2023 की टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि 31 मार्च 2023 को पूरी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न 30 हितधारकों की समिति बनाई है जिसने वर्तमान टेक्सटाइल पॉलिसी को और 3 महीने के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है। यह समिति अपनी आखिरी रिपोर्ट मार्च आखिर तक में सरकार को सुपुर्द कर देगी। दी क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI के तत्वावधान में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2023 के दौरान मुंबई गोरेगांव के नेस्को कॉम्प्लेक्स में आयोजित 76वें नेशनल गारमेंट फेयर का उद्घाटन करते हुए चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि चीन के ग्वांगझू और तुर्की के इस्तांबुल की तरह मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय गारमेंट ट्रेडिंग हब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुंबई के स्लम क्षेत्र का कुछ क्षेत्र SRA आधार पर विकसित किया जाएगा और बाकी के भाग में गारमेंट उद्योग गारमेंट ट्रेडिंग हब का निर्माण किया जाएगा। मुंबई में बंद सरकारी मिलों की जमीन पर भी गारमेंट ट्रेडिंग हब स्थापित करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। नेशनल गारमेंट फेयर में 950 स्टॉल है और 1000 से अधिक ब्रांड प्रदर्शित हुए हैं। स्थानीय गारमेंट उद्योग के इतिहास में यह सबसे बड़ा B2B समर गारमेंट फेयर है। ओ भाई इसमें बेरोजगार हो। अन्य स्टेट के लोगों ने उसका फायदा उठाया कि भाई यहाँ लेबर प्रॉब्लम है, बार बार लोग हड़ताल करते हैं, अब आपको एश्योर करते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। ऐसे करके सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। अदरवाइज मुंबई ये इसका एक बड़ा हब था और मैं ये मानता हूँ कि अभी भी मुंबई के इर्द गिर्द कई शहर ऐसे भिवंडी जैसे मालेगांव जैसे जैसे बीटा जैसे मिलकर हम ज़्यादा ही प्रोडक्शन करते हो गए ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस इंडस्ट्री को जो रोजगार बहुत देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। एक टेक्सटाइल मिल जब चलती है तो 2000 लोगों को सर्विस मिलती है, फिर 5000 लोगों की कपास दी जाती है। तो इसलिए महाराष्ट्र में टेक्सटाइल मिल कोऑपरेटिव बेसिस पर चली, लेकिन उनमें पॉलिटिकल लीडर्स लीड करते हैं तो वो खर्चे का नहीं देखते, वो देखते हैं कि मेरा पॉलिटिकल गेन कैसा मिले। तो 200 लोगों से काम होता है तो 1000 लोग लेते हैं क्योंकि उनको लोगों को खुश करना है। प्रॉफिटेबिलिटी चूक जाती है, सरकार मदद करती है लेकिन उससे भी वो इंडस्ट्री बाहर नहीं निकलती। तो अभी लगभग 300 टेक्सटाइल मिल में से 150 प्राइवेट है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, और 150 जो है वो कोऑपरेटिव बेसिस पर है। उसमें से एक 10, 20, 25, 35 जैसे गणपतराव देशमुख जी की सांगोला की टेक्सटाइल मिल, फिर हमारे चराटी की, अजरा की टेक्सटाइल मिल, तो ऐसे कुछ अच्छी चली। अदरवाइज बाकी सब वो सीख इंडस्ट्री बनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट बहुत सहकार्य करना चाहती है। अभी भाई जब 14 में गवर्नमेंट आई तभी टेक्सटाइल मिनिस्टर था फॉर 2 ईयर्स, बाद में फिर और डिपार्टमेंट रेवेन्यू PWD से आते रहे। तो पॉलिसी तय करें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए, सारे स्टेक होल्डर, तो प्रॉब्लम्स क्या है ध्यान में आ जाएगी, गवर्नमेंट को क्या करना है ध्यान में आ जाएगा। और उसमें से एक अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी बनी जिसमें से यह कोऑपरेटिव को 3 रुपये प्रति यूनिट और प्राइवेट को 2 रुपये प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडी उससे मिले, वो अभी तक चली है। अब वो जो टेक्सटाइल पॉलिसी भी तय हुई थी उसका पीरियड समाप्त हुआ, तो नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए
एक कमेटी हमने बनाई 2 महीने पहले, आपने से भी कुछ लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। शायद 2 या 3 मीटिंग हुई कल परसों इचलकरंजी में, इसमें से एक ग्रुप देखने के लिए गया था कि वहाँ इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। और हम ये चाहते हैं कि मार्च में जो बजट सेशन होगा उसमें फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। इसमें कई सारी बातें हमने विजुअलाइज की है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी कंटिन्यू हो, फिर कपास खरीदने के लिए टेक्सटाइल मिल के लिए जून में जो रेट रहता है वही नेक्स्ट मई तक रहे, इसलिए गवर्नमेंट कपास परचेज करे, ऐसे कई बातें उसमें आई है। या कुछ सिक इंडस्ट्री को नॉन इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री को ये नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी चाहिए, उनको चाहिए एक दूसरे से प्रोटेक्शन, लेबर प्रॉब्लम ना हो, और सबसे महत्व की बात एक्सपोजर, कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया में जाए, इसके लिए आप प्रयत्न करें। तो उसमें से एक विषय 2-3 महीने पहले शुरू हुआ, मैं आपके एग्जीबिशन में आया था, और विषय यह है कि मुंबई में एक ऐसा सेंटर हमको डेवलप करने के लिए जगह दो जिसमें मार्केटिंग के लिए लोग आते रहेंगे, प्रोडक्ट देखते रहेंगे। हमारे में से जितनी झोपड़ियाँ उनको घर दिए जाएंगे अच्छे, तो बाकी जगह आपको दी जाएगी, जिसमें आपकी कल्पना में जो सेंटर है वह ढेर सारे स्टॉल्स रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग बुकिंग करते रहेंगे, लोग इनपुट देते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी यह जो जगह है उसको हम आपको लीज पर देने का, और लंबा लीज करेंगे, 99 ईयर्स हो गए, तो आप आराम से उस पर जो चाहिए कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ये इंडस्ट्री में बहुत छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अभी 11 फरवरी को पूना में एक टेक्सटाइल एग्जीबिशन, मैं आपसे विनती करूंगा कोई एक वहाँ आइए। एक लेडी जो अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट है देवगांव पर, वो उस पर इनिशिएटिव लेकर कर रही है, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमी, और छोटे छोटे लोग भी इस फील्ड में है, उनको उन्होंने इन्वाइट किया कि आप आपका प्रोडक्ट लेकर आइए, और विशेष रूप से प्लेन कपड़े पर पेंटिंग, प्रिंटिंग, बड़े पैमाने पर भिवंडी के लोग रहेंगे, मालेगांव के लोग रहेंगे, चंद्रपुर गढ़चिरौली से लोग आ रहे हैं, बेटिया से, और वहाँ प्रिंटिंग फील्ड में काम करने वाले लोग आएंगे ताकि उनका टाइप हो जाएगा। इसी में परसों कोल्हापुर में मुझे एक महिला मिली कि जिन्होंने गोंदिया में, भंडारा में एक अच्छा सेंटर डेवलप किया। तो मुझे लगता है कि ये सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इससे इस इंडस्ट्री को हम अच्छी स्थिति में ला पाएंगे। आज टेक्निकल टेक्सटाइल, यह शब्द इतना पॉपुलर होते जा रहा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल में हम एक्सपोर्ट में नंबर 2 पर गए, चाइना फर्स्ट, लेकिन हम 2 नंबर पर गए। तो जैसे ये टेक्निकल टेक्सटाइल है कि नॉर्मल कपड़ा उस पर प्रोसेस की, तो ये बन गया गालीचा। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल में उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमको स्किल लेबर चाहिए। उनका कि आप ही इसका एक कॉलेज शुरू करो, हम परमिशन देते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, जगह देते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोर्सेज डेवलप करिए। क्योंकि जैसे मुझे अभी इन्होंने बताया कि पूना में एक अच्छा कॉलेज है टेक्सटाइल की दृष्टि से, महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी ने जो संस्था शुरू की उसमें है, तो उनकी लड़कियां या उनके स्टूडेंट्स के ला रहे हैं, तो उनको जॉब चाहिए, आपको अच्छे लोग चाहिए। तो इस प्रकार से लेबर प्रॉब्लम को ठीक सॉल्व कर पाए, ठीक टैकल कर पाए, तो ये इंडस्ट्री को दुनिया में एक्सपोर्ट की दृष्टि से करवा के इन पर हम ले जा सकते हैं। मैं आप दादा आए और आप लोगों ने इनॉग्रेशन किया, तो क्या कुछ उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? CMAI का ये 76 नेशनल गारमेंट फेयर है, स्प्रिंग समर एडिशन। इसमें हमारे पास 1031 ब्रांड्स एग्जिबिट कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन नेस्को के 5 हॉल में स्प्रेड ओवर 6 लाख स्क्वायर फीट है। दादा जब आए थे एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए, तो हमने उसी टाइम उनको बताया कि हमारी एसोसिएशन आगे के क्या प्लान्स लेके अपने मेंबर्स के लिए कर रहे हैं। CMAI मई के महीने में नोएडा के एग्जीबिशन सेंटर में अपना नॉर्दर्न इंडिया गारमेंट फेयर शुरू कर रहा है, जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया कवर हो सकता है। और नवंबर के महीने में हम हमारा फर्स्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया दुबई में करने जा रहे हैं। वहाँ पे करीबन 125 ब्रांड अपने ब्रांड्स पे एग्जिबिट करेंगे। अगर जितने भी एग्जीबिशन होते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड,
वो बायर के ब्रांड्स पे होते हैं। ये फर्स्ट टाइम CMAI की तरफ से ये कोशिश होगी कि हम CMAI के ब्रांड्स ऑफ इंडिया को आउट ऑफ इंडिया ले जाए, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगी। सर उन्होंने कहा कि एक पहले से हम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए सारी चीजें अवेलेबल हो वहाँ पे, क्या कहना सर? अभी हमने एक गारमेंट हब का ये कहा है कि अगर इंटरनेशनली आप देखते हो तो सेंट्रल एक मार्केट बना जाता है जहां पर गारमेंट के ट्रेडिंग हब्स बनते हैं, तो डोमेस्टिक और बाहर से कस्टमर्स वो हब में आते हैं। अगर हम देखें तो चाइना में गोंगझोउ है, एक सेंटर मार्केट के अंदर करीबन 6-8 हज़ार गारमेंट के उधर होलसेल के दुकानें हैं। तो वैसा हमने दादा से प्रस्ताव रखा है कि अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है जिससे मुंबई एक अपने जो ओरिजिनल मुंबई का चार्म था, ये ग्लैमर था, वो फिर से वापस आएगा। सर आप क्या कहना चाहते हो कि अगर 80% बिजनेस मुंबई से होता है गवर्नमेंट का, तो धीरे धीरे कंपनियां यहाँ से शिफ्ट हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या बातें की सर? अदर स्टेट्स जो हैं वो उनको सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जिसके लिए और सब्सिडीज़ के लिए हमने दादा से भी रिक्वेस्ट की है, और दादा बहुत प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने हमको ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल सब्सिडी का भी पास कर दिया है, जो पहले था फिर बंद हो गया था, उन्होंने फिर से उसको स्टार्ट कर दिया। और भी सब्सिडीज़ के लिए हम दादा से बात कर रहे हैं। तो वी वांट कि दी गारमेंट बिजनेस टू कम बैक टू बॉम्बे लाइक इट वाज 10 years बैक, 15 years बैक। सर आप क्या कहना चाहते हो कि सर ये बहुत एक हब माना जा सकता है, अब धीरे धीरे कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं और आ भी रही है, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि एक समय पे जैसे आपने बताया कि बॉम्बे एक प्रिंसिपल प्रीमियर लोकेशन था गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स थे वो धीरे धीरे एग्रेसिव मार्केटिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करके काफ़ी जो नए फैक्ट्रीज आ रहे थे, एक्सपेंशन जो कर रहे थे, वो अलग अलग स्टेट्स में जाने लगे, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बेंगलोर, कर्नाटका है। तो वो हिसाब से मुंबई का जो इम्पोर्टेंस था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो हमने मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट की है कि भले मैन्युफैक्चरिंग अभी मुंबई में मुश्किल होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ स्पेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक मुंबई को एक मार्केटिंग हब, एक ट्रेडिंग हब करके बनाए, जैसे कि सारे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मुंबई आके अपने शोरूम्स खोले, अपने सैंपल रेंजेस रखे, कि एक ऐसा कोई भी व्यापारी गारमेंट का है उसको लगे कि भाई मुझे मुंबई तो जाना ही पड़ेगा, और वो हिसाब से गारमेंट इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इतने सारे विजिटर्स आएंगे, इतने सारे बायर्स आएंगे, तो मुंबई की इकोनॉमी और महाराष्ट्र की ओवरऑल इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। राजस्थान यहाँ पे कुल कितने स्टॉल लगे हैं, कहाँ से लोग आए हैं, मुंबई से, बाहर से, कहाँ से? महाराष्ट्र से करीबन 70% पार्टिसिपेंट्स है और 30% ऑल ओवर इंडिया से है। तो इसके अलावा क्या कुछ मतलब मैसेज देना चाहेंगे जो बिजनेसमैन है, जो किस तरह की इनोग्रेशन में एग्जीबिशन में शामिल होना चाहते हैं, वो हो गए कुछ क्या? सर देखिए, जितनी नेस्को में जगह है वो हमारी पूरी जगह करीबन 5 दिन में ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए जो हमारा 77th नेशनल गारमेंट फेयर होगा वो फॉर द फर्स्ट टाइम नेस्को और जियो वर्ल्ड सेंटर दोनों जगह होगा। फर्स्ट डे क्या परफॉर्मेंस मिला फर्स्ट डे का? देखिए बहुत जल्दी है ये बोलना, क्योंकि सवेरे से हम इनॉग्रेशन पे लगे हुए हैं। अब जैसे दोपहर को राउंड मारेंगे तो आइडिया आएगा कि क्या बिजनेस हो रहा है। थैंक यू।